हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2। यानी हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को लेकर के बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण किस तरीके से होता है और साथ में इसका सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो इसी तरह के अपलोड हो तो आपके पास पहुंच सके और आप अपने पढ़ाई में आप एक अच्छे अंक स्कोर करने के लिए इस चैनल पे बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको क्वेश्चंस इस प्रकार से, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि तत्व कहते हैं किसको। तत्व कहते हैं किसको। ऑप्शंस तो आपके सामने है ही, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, एक में पीतल, एक में स्टेनलेस स्टील, एक में आर्सेनिक और एक में दिया गया है सिलिका। तो बताइए कि कौन आपका तत्व होगा। तो यहाँ से देखने से पता ही चल रहा है कि जो मेरा तत्व होगा वह कौन सा हो जाएगा, वह आर्सेनिक होगा। कौन सा हो जाएगा, आर्सेनिक। तो ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग आइए बात कर लेते हैं कि तत्व कहते हैं किसको। तो तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित ना हो सके। जो दो या दो से अधिक पदार्थों में वह विभाजित ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शन क में देखिए यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन ख में दिया है ब्रोमीन, ऑप्शन ग में दिया है कागज और ऑप्शन घ में दिया है जस्ता। तो कौन तत्व नहीं है, तो यहाँ पे जो तत्व नहीं है वे हो जाएंगे कागज। तो आपका यहाँ से ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि कागज एक ऐसा चीज है जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है। ऑप्शन क में स्टील, ख में पीतल, ग में आयोडीन और घ में संगमरमर। तो बताएंगे कि कौन यौगिक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सही हो जाएगा वह संगमरमर होगा। कौन होगा, संगमरमर। क्योंकि ये सभी स्टील, पीतल और आयोडीन, ये सभी जो है अभी हम लोगों ने देखा था कि ये सभी क्या है, तत्व है। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। और वैसे भी तत्व को आपको पता है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगले बार हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि यौगिक होता क्या है या यौगिक कहते हैं किसको। तो यौगिक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब संगमरमर एक ऐसा चीज है इसमें जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में यह क्या हो सकता है, विभक्त हो जा सकता है, टूट जा सकता है, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं धातु को लेकर के कि निम्नलिखित में कौन धातु है। ऑप्शन ए में दिया है यानी क में दिया है एंटीमनी, ख में ग्रेफाइट, ग में आयरन और घ में आर्गन। तो बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो धातु की बात किया है तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आयरन होगा। कौन सा होगा, आयरन। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि धातु क्या होता है। तो जनरली देखें तो हम लोग तत्व को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, तत्व को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका धातु होता है और एक सेकेंड होता है अधातु, और एक और निकल के आ जाता है इन दोनों से जिसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। ठीक है ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम लोग तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। अगर धातु की बात करें तो इसको मेटल बोलते हैं, इसको हम लोग नन मेटल बोलते हैं, नन मेटल। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे पूछा था कि धातु,
तो धातु वह होता है जिसमें उस विद्युत का जो सुचालक धातु वह जो विद्युत का यानी उससे लाइन पार हो जाए, करंट पार हो जाए, उसको जब पीटा जाए तो आवाज निकले टन झन का, जब उसको खींच के पतला तार बनाया जा सके, वे चमकदार हो सके, उनको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। तो ये सभी गुण आयरन, आयरन कहने का मतलब लोहा, लोहा भी जनरली लिखा हुआ होता तो ये आपका धातु ही होता, तो इसे हम लोग कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। आपको बताना है कि मिश्रण कौन है, क्या बारूद मिश्रण है, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही हो जाएगा बारूद। क्या हो जाएगा, बारूद। बारूद एक मिश्रण है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि मिश्रण कहते किसे हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा, और नहीं तो इसके बाद एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा और इस चैप्टर में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर रहेगा। तो आप लोग उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटा के आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो पहुंच सके, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। तो यहाँ पे आपको समझाना है हमको मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण वह होता है, मिश्रण वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक, ये भी क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। याद रखेंगे, इसमें किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से जो तैयार होता है, जो बन जाता है, उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बारूद, बारूद में क्या क्या मिला होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लें तो बेस्ट होगा। बारूद में क्या क्या मिला होता है, तो इसमें सोरा, इसमें क्या मिला होता है, सोरा। सोरा को बात करें तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम और नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और क्या इसमें मिला होता है, तो गंधक मिला होता है, और क्या मिला होता है, तो इसमें कोयले का मिश्रण। तो इतना सारे चीज मिलकर के किसका निर्माण करा, तो बारूद का। और ये सभी एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं, निश्चित मात्रा कहें तो नहीं ज्यादा नहीं कम, सेम मात्रा में होंगे तभी ये विस्फोट करेंगे या आगे बारूद का रूप लेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव का मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले समझ ले ठोस द्रव क्या है। तो ये पदार्थ की अवस्था है, इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और ऐसे तो इसमें हम लोग 5 भी पढ़े थे। तो एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, ठीक है ना। तो इसमें ठोस और द्रव की बात किया गया, ठोस और द्रव की बात किया गया। तो ऑप्शन क में दिया है चीनी और बालू का मिश्रण, चीनी और बालू का मिश्रण। ऑप्शन ख में दिया है वायु, ऑप्शन ग में दिया है मिट्टी के कणों के मध्य स्थित बालू, और ऑप्शन घ में दिया है नमक का जल में विलयन, नमक के जल में विलयन। तो सभी इसका उत्तर देंगे तो क्या सही होगा, नमक एवं जल यहाँ पे होना चाहिए था, का लिखा गया नमक का जल में विलयन। तो अब सिंपल समझिए, जल आपका क्या है, द्रव है, जल आपका क्या है, द्रव है, नमक आपका क्या है, तो ठोस है। तो यहां से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन घ। बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लें तो चीनी, चीनी आपका क्या है, ठोस, बालू भी आपका क्या है, ठोस। तो इसकी तो कहानी ऐसे ही खत्म। वायु में बात करें तो वायु में ओनली फॉर गैसेज मिले होते हैं, इसमें क्या मिले होते हैं, गैस मिले होते हैं। मिट्टी के कणों के मध्य में जो वायु मिला होगा, एक तो वायु गैस हो जाएगा और मिट्टी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ठोस। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन घ बिल्कुल सही होगा, नमक का जल में विलयन। और इसके बारे में हमने अच्छे से आपको समझा दिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है।
तो ऑप्शन क में मिट्टी दिया है, ऑप्शन ख में समुद्र का जल दिया है, ऑप्शन ग में वायु दिया है और ऑप्शन घ में सोडा वाटर दिया है। तो बताएंगे कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन घ सोडा वाटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन घ सोडा वाटर। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि मिश्रण होता क्या है, और मिश्रण के बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं विलयन। तो हमने अभी मिश्रण चर्चा किया था कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिल करके जिस चीज का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं विलयन, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो आपको इसके बारे में पता होगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन वह चीज होता है, अब ध्यान रखेंगे, विलयन वह चीज होता है जिसमें कोई पदार्थ घुल करके एक उसमें घुल जाता है, यानी विलय हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक कंटेनर में अगर मान लीजिए कि चीनी और पानी लिया जाए तो इसमें घुल कौन जाएगा? पानी। और ये जो पानी अब रहा नहीं, अब यह क्या कहला जाएगा? शरबत। तो ये जो आपका शरबत है यही आपका विलयन है, यानी वैसा द्रव जिसमें किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उससे जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो विलयन। और विलयन भी बहुत तरीके के होते हैं। विलयन में आपको जलीय विलयन देखने को मिलेगा, वास्तविक विलयन देखने को मिलेगा, अजलीय विलयन भी देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तो पहले क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? क्या लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना या कोयले का जलना? अब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात करा है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी वस्तु का या जिसमें किसी पदार्थ का गुण रंग कुछ समय के लिए बदल जाए और पुनः फिर वह वही उसी अवस्था में चला है, तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जल का वाष्प बनना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस तो आपको दिया ही है। तो अब लोहे में जंग लगना, बताओ जरा, लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो फिर से रिटर्निंग आ सकता है? नहीं ना, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल जाएगा तो क्या ये भौतिक फिर से रिटर्निंग आ सकता है? नहीं ना, तो यहाँ से भी ऑप्शन खत्म। जल का जमना यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जल जो जम करके क्या बन जाएगा? वर्फ, और फिर वर्फ से आपको जल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। कोयले का जलना तो होगा ही नहीं, तो इस तरीके से ऑप्शन गलत हो जाता है। भौतिक परिवर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और इनमें से जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? क्या जल का उबलना है, क्या लोहे का पिघलना है, जल वाष्प का संघनन या कोयले का जलना? तो हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ का गुण जो गुण होता है, गुण में अगर बात करें तो संरचना एवं द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है और उसके बाद वह पुनः अपने अवस्था में नहीं आता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें लोहे का जंग लगना, तो लोहे में जब जंग लगेगा तो इसका वेट में परिवर्तन आएगा, पहले का वेट और अब का वेट में अंतर आ जाएगा। तो इस चक्कर में अब यहाँ पे क्या यह फिर से रिटर्निंग, अगर जंग लगा हुआ लोहा है तो फिर से क्या यह बढ़िया लोहा बन सकता है? नहीं ना, इसको में जब बनेगा तो इसके भार में कमी आ जाएगा, इसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगा, और साथ में इसकी संरचना करने का मतलब जो इसकी बनावट है, आकार है, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइए जरा सा। जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन या कोयले का जलना? तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कोयले का जलना। जब
जब आप कोयले को जला दीजिएगा तो इसका आकार वगैरह सब चेंज हो जाएगा और इसमें जो वेट हो वजन है वो भी कम हो जाएगा। और जल के उबलना की बात करें तो जल का उबल करके ये वाष्प में बना देगा, तो ये कौन से परिवर्तन में चला जाएगा, भौतिक में। लोहे का पिघलना, लोहे को पिघला करके आप उसके आकार को बदल सकते हैं, तो ये कौन से में चला जाएगा, वही। जल वाष्प का संघनन, तो वही। तो यहाँ पे ऑप्शन घ आपका सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। खड़िया है, खड़िया क्या है, मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या उपधातु है, क्या है आप बताइए कमेंट सेक्शन में यह क्या है। तो यहाँ पे खड़िया की बात किया गया है, तो खड़िया यहाँ पे जनरली क्या है, तो एक यौगिक है। खड़िया क्या है यहाँ पे, एक यौगिक। खड़िया का मतलब आप जो खल्ली यूज करते हैं, खल्ली कहने का मतलब जो चौक यूज करते हैं, चौक, उसको भी बात यहाँ पे किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये किस तरीके का है, तो ये यौगिक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, क्या विलयन का है, कोलाइड का है, निलंबन का है या संतृप्त विलयन का है। तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, कहा है कि जो रेत है उसके सूक्ष्म कण को जल में मिलाया जाता है। तो जब जल में आप मिलाओगे, इस तरीके से आपके पास कंटेनर है और यहाँ पे इसमें वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे आप रेत डाल रहे हो, तो अब इसका जो मिश्रण होगा वह कैसा होगा, तो यहाँ से जो मिश्रण होगा वह निलंबन होगा। क्या होगा, निलंबन होगा। और निलंबन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो अगले वीडियो जरूर देखना इसका। अगले वीडियो में हम लोग निलंबन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि कोलाइड विलयन के कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों में गमन करना कहलाता है। फिर से रिपीट, कोलाइडी जो विलयन के कण है वो टेढ़े मेढ़े मतलब इस तरीके से वे गमन करते हैं, तो ये गमन करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह क्या कहलाता है, क्या टिंडल प्रभाव कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है या पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पे जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो ब्राउनी गति कहलाता है। कौन सा गति कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है, ऑप्शन ख। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। आपको बताना कि टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन कौन करता है, क्या नमक का विलयन करता है, दूध करता है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन करता है या स्टार्च का विलयन करता है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शन करता है वह सोडियम कार्बोनेट का विलयन करता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का, यानी सोडियम का आप संकेत कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि सोडियम का क्या होता है। यहाँ पे चलिए लिख ही देते हैं, छोड़िए आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि कुछ समझ में आ सके कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो खाली जगह दिया गया उनको आपको पूर्ति करना है। हीरा क्या है, हीरा क्या है आपको बताना है। तो जनरली हीरा क्या है, एक तत्व है, और तत्व वह होता है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है ना। और यह एक ही परमाणु के भी बना होता है। और इसमें बात करें तो इसके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वह हमेशा भिन्न होते हैं, किनसे, तो यौगिकों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया कि बारूद एक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि बारूद मिश्रण है, और मिश्रण में यहाँ पे सोरस की चर्चा की थी पिछले वाले वीडियोज में, तो आप देख सकते हैं उसको भी। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है, तो एक यौगिक है। साधारण नमक क्या है, एक यौगिक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो कि साधारण नमक का जो सूत्र होता है, आणविक सूत्र, वह कितना होता है, यह क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है साधारण नमक का, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि बोरॉन एक है। बोरॉन क्या है, एक है। तो बोरॉन एक उपधातु है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि उपधातु क्या होता है। तो वैसा धातु जो अधातु, वैसा धातु जो अधातु और धातु के बीच के गुण का हो, धातु और अधातु के बीच के गुण का हो, तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं अधातु, ठीक है ना। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि जो अधातु होता है वह अपने से होकर बिजली को पार नहीं करने देगा, यानी वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अमोनिया और जल का मिश्रण, अमोनिया और जल का मिश्रण एक है, क्या है आपको बताना है।
तो अमोनिया और जल का जो मिश्रण है वह 1 बिलियन होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे खाली जगह में बिलियन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि किसी असंतृप्त विलयन में बिना खाली जगह की मात्रा बढ़ाए और अधिक विलय घुलाया जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा संतृप्त और असंतृप्त के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संतृप्त विलयन है वह किसी भी निश्चित ताप पर बना वह विलयन है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। यानी इसमें किसकी मात्रा अधिकतम घुलेगी? विलेय की। अब विलेय क्या है, विलेयता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ध्यान सिंपल यहाँ पे रखें, इसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। और घटने के कारण यहाँ पे असंतृप्त की बात किया है, तो ये क्या हो जाता है? घट जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पे इसको आप लिख लेंगे खाली जगह में क्वेश्चन नंबर 6 का कि विलायक, ठीक है ना, विलायक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि बालू और जल के मिश्रण में बालू को द्वारा पृथक किया जाता है। बालू और जल के मिश्रण में बालू को जो पृथक किया जाता है वह छानना विधि के द्वारा किया जाता है। वह कौन से? छानना। आप देखे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है छानना, और इसमें बालू डाला जाता है और बालू छन कर बाहर आता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है कि यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से होते हैं। तो यौगिक के जो गुण होगा उसके अवयवों के गुण से क्या हो जाएंगे? हमेशा सर्वथा के लिए भिन्न रहेगा। क्या रहेगा? अलग रहेगा, भिन्न रहेगा। तो आप इसमें भिन्न भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बात किया है कि विलयन हमेशा होता है, तो विलयन हमेशा समांग होता है। अब समांग विषमांग क्या है तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा था कि विलयन होता है, विलयन जो हमेशा होता है वो विषमांग होता है। क्या होता है? विषमांग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात किया कि पेड़ की पत्तियों का सूखना एक खाली जगह परिवर्तन है। तो पेड़ की पत्तियों का जो सूखना एक परिवर्तन है वह रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक है? क्योंकि वह दोबारा से गिर जाने के बाद वह पेड़ पे नहीं जाके टंग सकता है या उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखे जो भरने वाले थे। अब आइए सही गलत को लेकर के बात कर लेते हैं। सही गलत में आपसे पूछा है कि यौगिक के अवयवों को सरल भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। जो यौगिक के गुण है उसके अवयव को सरल भौतिक विधियों के द्वारा पृथक, के मतलब होता है अलग, क्या किया जा सकता है? तो यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यौगिक के कण और सरल भौतिक के कण में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे कि नहीं किया जा सकता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में कि मिश्रण का संघटन हमेशा स्थिर रहता है। मिश्रण का जो संगठन है हमेशा स्थिर रहता है, तो ये भी गलत है। मिश्रण का जो संगठन है हमेशा स्थिर नहीं रहता, वो इधर उधर गमन भी करता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या विलयन कहलाता है? तो यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हो? तो यहाँ से जो इसका सही हो जाएगा कि क्या विलयन की बात करा है, तो यहाँ पे गलत है या नहीं? तो यहाँ पे 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग समांगे मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब जल एक तत्व है, आपको बताना है कि जल एक तत्व है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जल एक तत्व है, तो एक गलत हो जाएगा 4 नंबर पे। क्यों गलत? क्योंकि जल एक तत्व न होकर के एक द्रव्य है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है
कि सिलिकॉन एक उपधातु है, आपको बताना कि सिलिकॉन एक उपधातु है, तो बिल्कुल सही है, उपधातु है। और उपधातु हम लोग उसे कहते हैं, उपधातु उसे कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह हो लेकिन छोड़ पकड़ करके, जनरली या रेगुलरली ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि विलयन के अवयवों को छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। विलयन के अवयवों को छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी कि जो विलयन के अवयव है उनको छान करके आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी और पानी घुला हुआ था, तो क्या आप इसको छान करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या उत्तर भरा जाएगा, गलत। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि निलंबन में कणों का आकार कोलाइडिव कणों से बड़ा होता है, क्योंकि शरीर में भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि ऑप्शन बी में कि शरीर में भोजन का पचना एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे दिया कि बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, या मोमबत्ती का जलने में भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ से जो इसका सही नंबर आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। निलंबन के कणों का आकार पूछा है, क्या कोलाइडी कणों से बड़ा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा कि हाँ सही, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देख लिया कि ये सारे ऑप्शंस है और ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस वाले नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा माफ करना, गलती हो गया, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि शरीर में भोजन का पचना एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल गलत। हम लोग के जो शरीर में भोजन का पचता है उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात किया कि मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, गलत। मोमबत्ती के जलने में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी है कि लोहे का लाल तप्त होना रासायनिक परिवर्तन है। तो आप बताएंगे कि क्या लोहे का लाल हो जाना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है? तो नहीं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार जब औजार का यूज कर लिया जाए या जो भी चीज़ है उसको दोबारा आप नहीं कर सकते, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो कैसा लगा आज का यह सीरीज, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सुझाव को रखिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में पहुंचे तो आप लोगों का याद वहां पे आए और वहां पे हम अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।